आर्टिकल लिखे होते हैं। लाइक मैं 2021 का कोई आर्टिकल पढ़ लेता हूँ, कोई भी आर्टिकल देख लेता हूँ, आपने कोई भी आर्टिकल पढ़ना है तो उस आर्टिकल के अंदर रेफरेंस दिए होते हैं, आप वहां से भी देख सकते हो। अगर वो आर्टिकल आपसे रेलिवेंट है तो उसके अंदर मजीद आर्टिकल लिखे हुए हैं, आप वहां से मजीद अपने टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स नैरो डाउन करके उनको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, स्कैनिंग एंड ब्राउजिंग सेकेंडरी लिटरेचर इन योर लाइब्रेरी। ठीक है, आप स्कैन करेंगे और ब्राउज करेंगे सेकेंडरी लिटरेचर इन योर लाइब्रेरी, और आपको मैंने ये भी सारी चीजें जो हैं पिछले लेक्चर में बता दी थी किस तरह आप जो है वो स्कैन सर्च कर सकते हो डिफरेंट लिटरेचर यूजिंग द इंटरनेट। गूगल स्कॉलर पे आप सर्च करें, आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। मुख्तलिफ डेटाबेसेस पे जाके सर्च करें, आपको आर्टिकल्स बहुत आराम से मिल जाएंगे, रेफरेड आर्टिकल्स, और आप उनको जो है वो यूज कर सकते हो। ब्रेनस्टॉर्म रेलेवेंस ट्री भी बना सकते हैं, दिस इज आल्सो वेरी इंट्रीगिंग। ठीक है, सो अब यहाँ पर अब वो कह रहा है दिस इज देयर आर लिंक बिटवीन बेंचमार्किंग एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये एक किस्म का टॉपिक है। अब इसके ऊपर उसने कहा जी मैं लिटरेचर फाइंड करती हूँ। ठीक है, और उसने एक रेलेवेंस ट्री जो है वो बना दी है। तो रेलेवेंस ट्री के अंदर हमारे पास so when we are searching literature, so यहां तक अगर मैं देखूं, so हमने जो किया है, वी आर डिफाइनिंग द पैरामीटर्स ऑफ द रिसर्च। ठीक है, लैंग्वेज, सब्जेक्ट एरिया, बिजनेस सेक्टर, ज्योग्राफिकल एरिया, पब्लिकेशन पीरियड, लिटरेचर टाइप। हम नैरो डाउन करते हैं अपने पैरामीटर्स को अकॉर्डिंग टू आवर सर्च। ठीक है, और फिर हम नैरो डाउन करके उनको सर्च करते हैं। जो एग्जांपल है उसमें एक एग्जांपल दिया जिसमें सिमंस है, उसने सर्च क्वेश्चन बनाया। सर्च क्वेश्चन में उसका ये था कि जी हमने किस तरह एक आपके ग्रीन इश्यूज जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एडवर्टाइज, जो एडवर्टाइज करनी कार्स को मैन्युफैक्चरिंग करनी, उसके ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रीन इश्यूज। अब ग्रीन इश्यूज एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, और उसको लिंक कर रहा है मार्केटिंग से। उसमें उसने कुछ ब्रॉडर टर्म्स को, पैरामीटर्स को नैरो डाउन किया। ब्रॉडर उसने लैंग्वेज देखा, यूके यूएस है, उसने कहा जी नहीं यूके को यूज करना है। एनवायरमेंटल इश्यूज में उसने ग्रीन इश्यूज को नैरो डाउन किया। मैन्युफैक्चरिंग ब्रॉडर जो था उसका एरिया था सब्जेक्ट एरिया, एनवायरमेंटल इश्यूज सब्जेक्ट एरिया ब्रॉडर था, उसको ग्रीन इश्यूज में कन्वर्ट किया। मैन्युफैक्चरिंग उसका ब्रॉडर एरिया था, उसको उसने नैरो डाउन किया। मोटर इंडस्ट्री में मार्केटिंग उसका ब्रॉडर एरिया था, उसको उसने एडवर्टाइजमेंट में नैरो डाउन किया। इस तरह करके उसने डिफरेंट पैरामीटर्स डिफाइन किए। ठीक है, फिर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि यू हैव टू जनरेट योर कीवर्ड्स। आपने कीवर्ड्स अपने बनाने हैं। कीवर्ड्स आपको हेल्प करते हैं कि आप रेलेवेंट लिटरेचर को ढूंढ सकें, आपके सब्जेक्ट एरिया को हेल्प करता है बहुत ज्यादा। आपके सब्जेक्ट एरिया में ये आप जब भी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर्स जो होते हैं वो उनके पास मेन फोकस होता है किसी ना किसी चीज को ढूंढने के लिए कीवर्ड्स को डिफाइन करना। जब वो कीवर्ड्स को डिफाइन कर लेते हैं तो कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली किसी ना किसी टॉपिक को सबसे ऊपर लेकर आ जाते हैं। तो कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट फैक्टर के अगर आपको कीवर्ड्स आप आइडेंटिफाई कर लें तो आप रेलेवेंट लिटरेचर जो है वो ढूंढ लेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल है कि कैसे आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने अपना लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट करना है, आप टेरिटोरियल लिटरेचर से कर सकते हैं। आप उसके बाद रेफरेंस बुक्स ले सकते हैं, जर्नल आर्टिकल्स ले सकते हैं। आप सेकेंडरी लिटरेचर सोर्स जो आपकी लाइब्रेरी में है वहां से आप लेकर जो है वो स्कैन कर सकते हैं। लाइब्रेरी आपकी यूनिवर्सिटी की भी हो सकती है, ऑनलाइन लाइब्रेरीज भी होती हैं जहां पर सेकेंडरी लिटरेचर होता है और आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है रेलिवेंस ट्री। क्या आपने रेलिवेंस ट्री को कैसे यहाँ पर देखना है। अब रेलिवेंस ट्री से मतलब ये है कि एक सब्जेक्ट एरिया, उस सब्जेक्ट एरिया को आप नैरो डाउन से नैरो डाउन करते जाते हो। सो रेलिवेंस ट्री जो है वो आइडेंटिफाइड दोज एरिया दैट सर्च इमीडिएटली द रेलिवेंट टॉपिक। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके पास
टॉपिक है दैट इज क्या बेंचमार्किंग और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में कोई लिंक है, इज देयर अ रिलेशनशिप, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसमें जो आपने कीवर्ड्स फाइनलाइज किए दैट इज बेंचमार्किंग, जो आपने बेंचमार्किंग से आइडेंटिफाई किया, ठीक है। और दूसरा टॉपिक आपके पास देयर इज अ लिंक बिटवीन बेंचमार्किंग, इससे रिलेटेड कोई लिटरेचर नहीं, इससे ये खुद एक कीवर्ड है तो आप इसको यूज कर सकते हो, लिंक बिटवीन बेंचमार्किंग एंड टोटल, इससे रिलेटेड टॉपिक्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। बेंचमार्किंग ब्रॉडर है, ISO 9000 ये आपका क्वालिटी एश्योरेंस के लिए ये वाला स्टैंडर्ड यूज होता है, और TQM एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। ये ISO 9000 वेदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं, और उसके बाद प्रिसाइज स्टैंडर्ड इससे रिलेटेड जो हैं वो आप उससे रिलेटेड आपको लिटरेचर मिल जाएगा। बेंचमार्किंग पूरा का पूरा टॉपिक है, इसको मजीद नैरो डाउन करते हैं, बेंचमार्किंग थ्योरी आ जाता है, बेंचमार्किंग प्रैक्टिसेस आ जाते हैं, बेंचमार्किंग थ्योरी इसमें टेक्निक्स आ जाती हैं, इसमें टाइप्स आ जाती हैं, आप वो देख सकते हैं, थ्योरीज मुख्तलिफ देख सकते हैं। इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल लिटरेचर है उसमें मुख्तलिफ केस स्टडीज होती हैं, आप वो केस स्टडीज पढ़ सकते हो, आप ये टाइप्स और टेक्निक्स देख सकते हो थ्योरी के अंदर। TQM आपका पूरा सब्जेक्ट है। अब इसका रेफरेंस ट्री, इसको आप मजीद नैरो डाउन करते जाओगे। नैरो डाउन कैसे, इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस TQM का, अब ये एक टॉपिक है उसको नैरो डाउन कर रहे हैं हम लोग, और जब नैरो डाउन कर रहे हैं हमें पता लग जाएगा हमने इसमें लिखना क्या है, हमने इसका लिटरेचर कैसे ढूंढना है, वो लिटरेचर कैसे हमें हेल्प करेगा। उसके बाद TQM की थ्योरी आपके पास आ जाएगी, TQM की थ्योरी के अंदर आपको ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, और उसके अलावा जो है TQM के आपके पास आ जाएगी केस स्टडीज। तो TQM इन प्रैक्टिस, TQM इन थ्योरी, ये सारी चीजें आप लोगों को पता लगेंगी। तो इस तरह हम अपने मेन, ये एक टॉपिक हमने जो एक क्वेश्चन पूछा क्या कोई लिंक है, उस टॉपिक से रिलेटेड हमें इतने कीवर्ड्स मिले, इन कीवर्ड्स को हमने नैरो डाउन करते हुए हम लोग कहाँ कहाँ से लिटरेचर ढूंढ सकते हैं, और ये हमारी पूरी स्टडी को क्या कर देगा, फॉर्म कर देगा। टेरिटरी लिटरेचर सोर्सेज मैंने आपको पहले ही बता दिए थे होते गए हैं, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जाके आपने सर्च करना है अपना लिटरेचर। ये पब्लिकेशंस जो है इंडेक्स में होती हैं, इसमें मोस्टली इंडेक्सेस और एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट और इंडेक्सेस भी आपको काफी हेल्प करते हैं आपके जो है वो लिटरेचर रिव्यू के अंदर, ठीक है। आपको जो है वो ये सोर्सेज और ये इंडेक्स ढूंढने के लिए आपको नेट के ऊपर काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड विल बी सफिशिएंट टू लोकेट द आइटम। अब इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ऑथर टाइटल, डेट ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल ऑफ द आर्टिकल, टाइटल ऑफ द जर्नल, ये सारी चीजें आप अपनी लाइब्रेरी में लिखते हो, ये मैंने आपको बता दी है। तो टेरिटरी सोर्सेज में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, यहाँ से आपको ये मिल जाएंगे। अब इसकी डिटेल मतलब ये PDF मिलना वो एक अलग सिनेरियो है, PDF मतलब पूरा डॉक्यूमेंट मिलना अलग सिनेरियो, लेकिन टेरिटरी सोर्सेज के अंदर आपको ये चीजें लाजमी मिल जाएंगी। ऑथर की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, पब्लिकेशन की डेट मिल जाएगी, टाइटल ऑफ द आर्टिकल मिल जाएगा, जर्नल का टाइटल मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, किस वॉल्यूम में ये आर्टिकल छपा हुआ है, किस इशू में ये आर्टिकल छपा हुआ है, और आर्टिकल के पेज नंबर्स भी आपको मिल जाएंगे जो आपके रेफरेंस के लिए, इस आर्टिकल के रेफरेंस के लिए इनफ है। उस वो डॉक्यूमेंट मिला है या नहीं मिला वो सेपरेट स्टोरी है, लेकिन ये आपको ये वाली इंफॉर्मेशन टेरिटरी लिटरेचर सोर्सेज लाजमी दे देंगे, जिससे आपको आराम से आप उसको अपने पेपर के अंदर या अपने काम के अंदर, अपनी रिपोर्ट के अंदर उसको साइट कर सकते हो। अब आपने सर्च कैसे करनी है, अब सर्च करने के भी कुछ टेक्निक्स होती हैं। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल पे सर्च करने के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, मतलब आपने अगर सर्च करना है, लेट्स से मैं यहाँ पर जो है वो कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ तकाफुल एंड कन्वेंशनल इंश्योरेंस का, ठीक है, तो मैं ये दोनों कीवर्ड्स को अलग अलग सर्च करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा सर्च में तकाफुल एंड, ठीक है, एंड करके अब दो वर्ड हैं तो कन्वेंशनल स्पेस डाल के इंश्योरेंस, जब स्पेस होगी तो आपको इन्वर्टेड कॉमा यूज करना पड़ेगा सर्च इंजन में, ठीक है।
तो ये मेरा ये तकाफुल को अलग सर्च करेगा। कोई भी आर्टिकल जिसमें तकाफुल और कन्वेंशनल इंश्योरेंस ये दोनों जब मौजूद होंगे, जब ये दोनों कीवर्ड्स मौजूद होंगे, वो वाले आर्टिकल वो उठाएगा, उसके अलावा कोई आर्टिकल नहीं उठाएगा। अगर मैं इसको खत्म करके और कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको खत्म करके और कर देता हूं, तो उसमें या ये हो या ये हो, दोनों में से कोई एक भी अगर कीवर्ड होगा तो वो दोनों उठा लेगा। मतलब एक आर्टिकल में सिर्फ कन्वेंशन इंश्योरेंस है और एक आर्टिकल में सिर्फ तकाफुल है, तो वो दोनों आर्टिकल्स को पिक कर लेगा। जबकि जो अगर मैं इसको एंड कर देता हूं, ठीक है, जब एंड कर देता हूं तो एंड के अंदर ये होगा कि जब उस आर्टिकल के अंदर ये दोनों कीवर्ड्स मौजूद होंगे, उसके एब्स्ट्रैक्ट में, टाइटल में, उसके टाइटल के अंदर, उसके कीवर्ड्स में, ये दोनों जब मौजूद होंगे तब वो उस आर्टिकल को पकड़ेगा, अदरवाइज उस आर्टिकल को इग्नोर कर देगा अगर एक भी हुआ तो ये एंड बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। आप जब भी यूज करेंगे तो वो जो है उसको ये देखें, रिक्रूटमेंट एंड इंटरवीनिंग एंड स्किल्स, अब ये तीनों जब वर्ड होंगे किसी आर्टिकल में तब वो जाके उसको सर्च करेगा। ये वाइडर सर्च प्रोवाइड करता है, और का मतलब इसके अंदर या ये हो या ये हो, दोनों हो वो कर लेगा। अच्छा, अब नॉट का मतलब है कि वो किसी ना किसी टर्म को अगर आपने एक्सक्लूड करना है तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते, जैसे रिक्रूटमेंट नॉट सिलेक्शन, सिर्फ रिक्रूटमेंट का वर्ड होना चाहिए, सिलेक्शन का वर्ड नहीं होना चाहिए। कंटेन द कीवर्ड रिक्रूटमेंट बट डू नॉट कंटेन द कीवर्ड सिलेक्शन, आर्टिकल्स वो वाले सर्च होंगे जिसमें सिर्फ रिक्रूटमेंट का वर्ड होगा, सिलेक्शन का वर्ड नहीं होगा। ठीक है, स्टेरिक डाल देंगे तो इसमें आपके पास जो है, जब आप किसी वर्ड के आगे ये स्टेरिक डाल देते हो तो आगे स्पेलिंग जो भी हो वो उसको यहाँ से आगे जैसे भी, मतलब अगर यहाँ पे मोटिवेट हो तो उसे भी पिक कर लेगा, मोटिवेशन हो तो उसको भी पिक कर लेगा, मोटिव हो उसको भी, मोटिवेटिव हो उसको भी पिक कर लेगा। तो ये देखिए, ये मोटिवेटिंग, मोटिवेट और मोटिवेशन हर एक आर्टिकल को जिसमें यहां से इस टी से आगे स्पेलिंग कुछ भी हो वो उसे पिकअप कर लेगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी, ये भी वाइल्ड कार्ड होता है। अब ये देखिए, बिहेवियर, दो किस्म के स्पेलिंग होते हैं, ठीक है, दो किस्म के स्पेलिंग होते हैं। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे तो ये दोनों स्पेलिंग्स को पिकअप कर लेगा। ये सर्च करने के कुछ मेथड्स हैं, आप इस तरह इसको सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे। तो ये आपने इसको ऐसे ये टेक्निक्स अपनानी है ताकि आपकी सर्चिंग एबिलिटी जो है वो बेहतर हो सके। एक और चीज कि आपका लिटरेचर कितना रेलिवेंट है उसका अंदाजा कैसे लगा सकते हैं और उसकी वैल्यू कितनी है, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। ठीक है, अब रेलिवेंस कैसे चेक होगी कि टॉपिक से कितनी रीसेंट इज द आइटम, कितनी रीसेंट है। ठीक है, क्या ये सप्लीमेंट हो सकती है, क्या ये चेंज हो सकती है, सुपरसीड हो सकती है। रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है सफिशिएंट हैं टू योर ओन टू मेक इट रेलिवेंट टू योर ओन रिसर्च, क्या ये सफिशिएंट, आपके रिसर्च क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हैं, सफिशिएंट हैं, क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट जो है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर सर्च, जो कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप काम करना चाह रहे हो वो कॉन्टेक्स्ट ठीक है, ठीक है, आपके रिसर्च क्वेश्चन से मीट कर रहा है, ऑब्जेक्टिव से मीट कर रहे हैं। जब आप उसको सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं अपने लिटरेचर को, लिटरेचर आपने ढूंढ लिया, अपने पास डाउनलोड भी कर लिया, अब लिटरेचर की इवैल्यूएशन रेलिवेंसी के हिसाब से और वैल्यू के हिसाब से आपने देखनी है। ठीक है, अब आप देखें जी, क्या आपने रेफरेंसेस देखे हैं इस आइटम के और इन अदर आइटम, आप उन रेफरेंसेस को देखें, वो रेफरेंसेस आपस में लिंक कर रहे हैं, अगर लिंक कर रहे हैं तो ठीक है, अगर लिंक नहीं कर रहे आपके टॉपिक से तो फिर आप चेंज करें। ठीक है, फिर आपका रेलिवेंट नहीं है। डज द आइटम सपोर्ट और कॉन्ट्राडिक्ट योर आर्ग्यूमेंट, जो आपने आर्ग्यूमेंट पेश किया, आपके पास जो आर्टिकल आपने ढूंढा, जो आर्टिकल आपके पास आया, वो आपके आर्ग्यूमेंट के साथ सपोर्ट करता है या आपके आर्ग्यूमेंट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ये आपने इसमें जो है वो देखना है। उसके बाद वैल्यू, आप आपने जो लिटरेचर ढूंढा है उसकी आपने वैल्यू डिटरमिन कर। रेलिवेंसी का मतलब है जो आपने लिटरेचर ढूंढा है वो आपके टॉपिक से रेलिवेंट है कि नहीं है, उसके लिए कंडीशन थोड़ी बता दी है। कितना नया काम है, बहुत अच्छी बात है, अगर लेटेस्ट काम है तो बहुत रेलिवेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, चेंज हो सकता है, वो भी आपकी रेलिवेंसी को बता सकता है। क्या रिसर्च क्वेश्चन सफिशिएंट है कि आपके काम के साथ जो उस
आर्टिकल के रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम वो आपके आर्टिकल के साथ मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कॉन्टेक्स्ट ठीक है कि नहीं है, रेफरेंसेस हैं इसके, रेफरेंसिंग रेलिवेंट हैं, वो आपने सारी चीजें देख लेनी है। वैल्यू आपने देखना है, द आइटम अपीयर टू बी बायस्ड, फॉर एग्जांपल डज इट यूज इलॉजिकल आर्गुमेंट। कई बार ऐसे होता है, कुछ लिटरेचर रिव्यू किए होते हैं जिस तरह जेंडर डाइवर्सिटी पे बहुत ज्यादा ऐसे आर्टिकल्स हैं जो बायसनेस के ऊपर बेस करते हैं। हम जब उसके ऊपर चले जाते हैं तो फिर हम लोगों के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं हमें फिर वहां पर लिटरेचर बहुत ज्यादा केयरफुल होके देखना पड़ता है, ठीक है। तो इमोशनली टोन वर्ड्स, क्या जो रिसर्चर है वो इमोशनल तो नहीं है इसके मामले में। जिस तरह अगर आप स्टूडेंट से पूछ लिया जाए जी आपकी स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन के पैरामीटर्स पूछ लिए जाए, आप उसके ऊपर जब आप रिसर्च आर्टिकल ढूंढेंगे तो कई बायस्ड आर्टिकल भी मिलेंगे आप लोगों को। तो ये सारी चीजें जो हैं टॉपिक से रिलेटेड, उसमें आपने देखना बायसनेस तो नहीं आपके टॉपिक से रिलेटेड। और उसके बाद ये व्हाट आर द मेथोडोलॉजिकल ओमिशंस विद इन द वर्क, सैंपल सिलेक्शन, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, इवन देयर इज मैनी स्टिल में भी हो सकता है वो टॉपिक रेलिवेंट हो लेकिन उसकी मेथोडोलॉजी जो है वो आपके टॉपिक से रेलिवेंट ना हो। तो जब मेथोडोलॉजी आपके टॉपिक से नहीं मिल रही तो फिर डेफिनेटली उसकी वैल्यू जो है, उस काम की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। आप जो मेथोडोलॉजी अपनाना चाह रहे हो वो मेथोडोलॉजी उस आर्टिकल में नहीं है जो आपने ढूंढा है, तो आपका ऑटोमेटिकली उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और उस आर्टिकल की वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। Is the precision sufficient even if it is imprecise? It may be only item you can find, so still be relevant. तो ये आपके प्रिसाइज होना चाहिए, प्रिसीजन होनी चाहिए आपके रेफरेंसेस में, ये सारी चीजें। Does the item provide guidance for the future research? जो आपने आर्टिकल सर्च किया है उसके अंदर कोई ना कोई गाइडेंस प्रोवाइड की गई है फ्यूचर रिसर्च के लिए, उन्होंने उसमें कुछ लिखा है कि नहीं लिखा, ये सारी चीजें आपने देखनी है इसके अंदर। ये हमने तो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसके अंदर हम लोग जब आप रेफरेंसेस ढूंढते हैं तो रेफरेंसेस के अंदर आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। जब आप किसी जर्नल आर्टिकल को, रेफरेड आर्टिकल को देखते हैं तो आपको ऑथर्स का पता होना चाहिए, उसके अंदर बिब्लियोग्राफिक डिटेल जो आपको रिक्वायर्ड है, उसके अंदर ऑथर्स की डिटेल, ईयर ऑफ पब्लिकेशंस की डिटेल, टाइटल ऑफ आर्टिकल, ये सारी चीजें आपको पता, पेज नंबर, वॉल्यूम, ये सब। बुक अगर है, किसी बुक को आप ढूंढ रहे हो उसके रेफरेंसेस आपने लिखने हैं तो ऑथर होने चाहिए, ईयर ऑफ पब्लिकेशन होनी चाहिए, टाइटल होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए, ये सारी पब्लिशर होना चाहिए, ठीक है। चैप्टर एडिटेड, ये सारे अगर आपने किसी बुक का चैप्टर आपने लिखना है तो उसका भी आपको क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है आपको वो यहाँ पर लाजमी आपने प्रोवाइड करना है। इसमें ये रेफरेंस प्रोवाइड करने के लिए बिब्लियोग्राफिक डिटेल के, जब हम लोग एंड पे बिब्लियोग्राफी प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमने किस किस आर्टिकल से चीजें उठाई हैं, टॉपिक्स उठाए हैं, तो वो सारी चीजें हम बिब्लियोग्राफिक डिटेल में प्रोवाइड करते हैं। और बिब्लियोग्राफिक डिटेल में क्या क्या चीजें चाहिए वो इस स्लाइड के अंदर आपको बताई जा रही हैं। प्लेजरिज्म, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब भी आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट लिखते हो, जब भी कब आप कोई रिसर्च आर्टिकल लिखते हो, उसके अंदर प्लेजरिज्म बहुत ज्यादा कॉमन है। ये एथिक्स को रिप्रेजेंट करती है, आपके लिखने के एथिक्स को। पेपर में एथिक्स क्या होते हैं, एग्जाम्स में क्या आप नकल ना मारें। जब आप एकेडमिक राइटिंग करते हैं तो उसके अंदर एथिक्स ये होते हैं कि अगर आपने दूसरे लोगों का काम, दूसरे लोगों का आइडिया आपने अपने आर्टिकल में या अपने प्रोजेक्ट में आपने लिखा है तो उन लोगों को एक्नॉलेज करें, उन लोगों को, उस ओरिजिनल वर्क को आप एक्नॉलेज ऐसे करें, उसका प्रॉपर रेफरेंस प्रोवाइड करें कि हमने फलां बंदे के काम से ये चीज, ये आइडिया उठाया है और ये आइडिया जो मैं काम करने जा रहा हूं, जो मैं आर्टिकल लिखने जा रहा हूं, जो मैं क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूं, उसके लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है और इसका आइडिया ये है, मेरा आइडिया ये। मतलब आप इस तरह करके दूसरे लोगों का काम अपने काम में लिख सकते हैं। ये नहीं कि इसमें आप नकल नहीं कर सकते, लेकिन नकल करने के लिए आपको उसको प्रॉपर एक्नॉलेज करना पड़ेगा। अब आप एग्जाम में तो ऐसे नहीं कर सकते कि आप जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स
का पेपर कॉपी कर लें और साथ में रेफरेंस दे दें एग्जाम में कि जी सर ये मैंने कॉपी किया है अली के पेपर से, सो वो एक्नॉलेजमेंट तो होगी लेकिन उससे आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। जब हम एकेडमिक राइटिंग करते हैं तो एकेडमिक राइटिंग के अंदर हम जब भी कोई सोर्स प्रोवाइड करेंगे तो उसके अंदर हम लोग उस बंदे को लाजमी एक्नॉलेज करेंगे। स्टीलिंग मटेरियल फ्रॉम अनदर सोर्स एंड पासिंग इट ऑफ एज योर ओन, ये प्लेजरिज्म है। ठीक है, आप दूसरे के काम को चोरी करें और उसको बताएं कि ये आपका अपना काम है, तो ये गलत है। ठीक है, बाइंग अ पेपर फ्रॉम द रिसर्च सर्विसेज, ऐसे बैंक एंड टर्म पेपर मिल, और उसको फिर आप जो है वो अपने नाम से छाप दें, पूरे पेपर को कॉपी करें और उसके बाद आप प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट भी ना दें और उसके बाद उसको अपने नाम के साथ छाप दें, तो ये प्लेजरिज्म में आ जाएगा। और प्लेजरिज्म के सॉफ्टवेयर हैं जो आइडेंटिफाई कर देते हैं इसने प्लेजरिज्म किया है, और वहां पर आप लोगों की एकेडमिक राइटिंग से आपको रोक दिया जाएगा। आपकी जो है रिसर्च कम्युनिटी में आपकी इतनी रेपुटेशन खराब होगी बेसिकली। ठीक है, आप वो पेपर सबमिट कराएं जो किसी और ने लिखा हुआ है अपना काम कहकर, तो वो आपके प्लेजरिज्म में आ जाएगा। कॉपिंग सेक्शंस ऑफ द मटेरियल फ्रॉम अदर एंड और मोर सोर्सेज टेक्स्ट, मतलब मुख्तलिफ जगहों से आप कॉपी पेस्ट करें, एक ही बंदे का ना करें। सप्लाइंग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग द फुल रेफरेंस बट लीविंग आउट द कोटेशन मार्क्स। आप सेम टू सेम टेक्स्ट कॉपी करें, सेम टू सेम टेक्स्ट कॉपी करने के लिए आपको कोटेशन मार्क्स देने पड़ेंगे। जिस तरह हम कहते हैं एज ही कोट हैज द पर्सन कोट, हम किसी सक्सेसफुल बंदे की कोटेशन जब प्रोवाइड करते हैं तो हम उसके कोटेशन के इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप अपने एकेडमिक में सेम टू सेम किसी का फ्रेज कॉपी करोगे तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में, कोई डेफिनेशन कॉपी करोगे तो इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखोगे, या आप उसको पैराफ्रेज करोगे। पैराफ्रेज जब आप करते हैं तो पैराफ्रेज में आप अपने वर्ड्स में किसी और का काम लिखते हैं लेकिन तब भी आप उसको एक्नॉलेज करते हैं। पैराफ्रेजिंग मटेरियल फ्रॉम वन और मोर सोर्सेज टेक्स्ट विदाउट सप्लाइंग अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन, आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बगैर ही, समटाइम ऐसा होता है हम एक आर्टिकल पकड़ते हैं उसमें 3-4 सोर्सेज हैं, उन 3-4 सोर्सेज को हम अपने आर्टिकल में एज इट इज कॉपी पेस्ट करके पैराफ्रेज भी करके बता देते हैं कि जी अब उसमें हमने उन लोगों का जिन्होंने मैं आपको इसको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। ए ने बी का एक आर्टिकल पढ़ा, ठीक है, वो आर्टिकल स्टडी किया, अब बी ने सी और डी को अपने आर्टिकल में साइट किया हुआ था, ठीक है, साइट किया हुआ। अब ए ने सी और डी को नहीं पढ़ा, उसने सिर्फ बी का आर्टिकल पढ़ा और उसने अपने आर्टिकल में बी सी और डी तीनों को साइट कर दिया, ठीक है, या सी और डी को साइट कर दिया, बी को साइट नहीं किया, उसने सी और डी को साइट कर दिया। अब ये भी गलत है कि आपने सी और डी का पेपर पढ़ा ही नहीं और उसको साइट अपने पेपर में कर दिया, ये भी रॉन्ग है, ये भी मिस्टेक है, इसमें भी अगर पकड़ेंगे तो ये भी प्लेजरिज्म की डेफिनेशन में आ जाता है। तो ये सारी चीजें आपकी प्लेजरिज्म के केस में आ जाती हैं।